क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो हमारा जो लेखक है उसने दो गायों की कहानी सुनाई है और ये दो गाय किसकी है, एक पर्सन की है जिसका नाम शिव शंभू है। हमारा जो लेखक एक्चुअली ये कहना चाहता है कि जब विदाई होती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब हमारा कोई फौजी भाई सरहद पे ड्यूटी के लिए जाता है तो उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो शिव शंभू ने गायों की कहानी से क्या समझाया कि शिव शंभू के पास दो गाय थी, गाय 1 और गाय 2, 1 और 2। तो जो बलशाली, जो ज्यादा ताकतवर गाय थी वो जो दुर्बल यानी कि वीक काउ थी उसको मारती थी। एक दिन क्या किया गया, जो ज्यादा पावरफुल गाय थी उसको दान में दे दिया जाता है पुरोहित को। तो उस दिन जो वीक गाय थी उसने चारा भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया। मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर मनुष्य तो है ही जिनको विदाई पे दुख होता है, जो जानवर होता है वो भी समझता है, और दुख में जिस तरह से गाय ने खाना नहीं खाया उसी तरह से मनुष्य को भी दुख होता है और यहाँ के जानवरों को भी दुख होता है। तो आंसर देखो, शिव शंभू के पास दो गाय थी। बलशाली गाय, बलशाली मतलब पावरफुल, पावरफुल गाय कमजोर गाय को मारा करती थी। एक दिन बलशाली गाय को दान में दे दिया गया, तो जो पावरफुल गाय थी वो वहां से चली गई। उस दिन कमजोर गाय ने चारा तक नहीं खाया। अब आप देखो, वैसे वो मारती थी बलशाली जो गाय थी वो इसको बेचारी कमजोर वाली को, लेकिन कमजोर वाली का बिल्कुल भी मन नहीं लगा और उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। तो लेखक इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि भारत में मनुष्य नहीं जानवर भी किसी की विदाई से दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, यहां किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया। चिल्ड्रन, जैसा कि आपको पता है भारत पर राज किया था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, तो उनका एक ऐसा अधिकारी आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, जो बहुत बड़ा अधिकारी था। इसने 1905 में क्या किया कि भारत के क्रांतिकारियों को तोड़ने के लिए इसने सोचा कि इनके टुकड़े और कर दूं। तो उसने बंगाल को डिवाइड करने का सोचा कि बंगाल को इस देश से ही अलग कर दूं। 8 करोड़ भारतीय लोगों ने इसके आगे गिड़गिड़ाए, रिक्वेस्ट की कि सर ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये हमारे देश का है। लेकिन फिर भी ये नहीं माना और इसने बंगाल को अलग कर दिया, और जो आगे चल के क्या बना, बांग्लादेश बना। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने अपनी सत्ता में बंगाल का विभाजन करवाया। जब ये पावर में था इसने बंगाल को डिवाइड करवा दिया, जो कि आगे चलकर बांग्लादेश बना। भारत के 8 करोड़ लोगों ने विनती की, परंतु फिर भी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवा दिया। कहने का मतलब लेखक ये बता रहा है कि 8 करोड़ लोगों ने इससे रिक्वेस्ट की थी कि भाई तू ऐसा मत कर, लेकिन इसने फिर भी माना नहीं। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इस्तीफा मतलब रिजाइन क्यों करना पड़ा। इसके दो कारण थे। एक तो पूरे भारत के लोग इसके अगेंस्ट हो गए थे क्योंकि इसने बंगाल विभाजन करवाया था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसको ये लग रहा था कि मेरी पावर इतनी है, जो मैं कहूंगा वही करेगी ब्रिटिश सरकार। ये चाहता था कि इंग्लैंड सरकार में एक अधिकारी था, उसको ये प्रमोशन दिलवाना चाहता था और एक पर्टिकुलर पद पे अपॉइंट करवाना चाहता था। तो ब्रिटिश सरकार ने इसकी बात नहीं मानी, तो इसने कहा ठीक है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ब्रिटिश सरकार ने कह दिया ठीक है भाई दे दे इस्तीफा, निकल यहां से, हम किसी और को ले आएंगे। तो आंसर देखो, कर्जन द्वारा इस्तीफा देने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या था, कर्जन ने बंगाल विभाजन, अभी हमने करवाया, पढ़ा था ना, बंगाल पार्टीशन करवाया जिसके विरोध में सारा देश खड़ा हो गया। एक तो ये बात थी। दूसरा, कर्जन क्या चाहता था, इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था। ये चाहता था कि उसका प्रमोशन करके उसको पर्टिकुलर एक पद दे दिया जाए, तो उसकी इस सिफारिश को भी नहीं माना गया। तो इन दोनों बातों की वजह से उसको इस्तीफा देना पड़ा। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमारे इस पाठ के जो लेखक हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में जब आप आए अधिकारी बनके, तो आपको कितना ऊंचा दर्जा मिला, यहाँ के राजा के बराबर का दर्जा मिला। जब भी सवारी निकलती थी तो सबसे ऊंची सवारी आपकी होती थी, सबसे बड़ा हाथी, सबसे ज्यादा सजावट वाला सिंहासन आपको दिया जाता था। लेकिन आज आप देखो, आपने ना भारत की सुनी, भारत के लोगों की नहीं सुनी, केवल बुरा ही किया, बंगाल विभाजन भी करवा दिया, और आज आपको आपकी ही सरकार ने गिरा दिया आपका इस्तीफा मंजूर करके। तो आंसर देखो, लेखक याद दिला रहे हैं कि आपको मतलब लॉर्ड कर्जन को
भारत में बादशाह के बराबर सोने की कुर्सी मिली। सोने की कुर्सी मतलब सिंहासन मिला। आपकी सवारी सबसे ऊंची निकलती थी। देखा यहाँ पे, जब भी इसकी सवारी निकलती थी भाई साहब सबसे ऊंचे हाथी पे सजा के, ये वो राजा की तरह। और कैसी विडंबना है कि आज आप ना इंग्लैंड में मान पा सके और ना ही भारत में उस पद पर रह सके। मतलब क्योंकि भाई इंग्लैंड, बेसिकली ये लोग इंग्लैंड के ही तो थे सारे अंग्रेज, तो अब इसको लौट के कहां जाना पड़ रहा है, इंग्लैंड में। तो ना तो इंग्लैंड में इसका सम्मान रहा और ना भारत में इसका सम्मान रहा। खुद आपकी सरकार ने आपका इस्तीफा मंजूर करके आपको कहीं का नहीं छोड़ा। कि मतलब तुम्हारी खुद की सरकार ने भाई साहब तुम्हारा इस्तीफा ले लिया और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यह तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? चिल्ड्रन, आपको पता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंग्लैंड से, वो भारत में आई थी बिजनेस के पर्पज से। और इंग्लैंड में जितने भी ये ब्रिटिश शासक थे, इनके ऊपर भी अगर कोई राजा महारानी थी तो वो थी रानी विक्टोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरी शक्ति कहा गया है वो कहा गया है ब्रिटिश सरकार को, जिसकी रानी कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी। आंसर देखो यहाँ तीसरी शक्ति ब्रिटिश शासक को कहा गया है और इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का राज था। यानी कि अगर इन सब के ऊपर अगर कोई था, जितने भी ये अफसर वगैरह आ रहे थे, जितने भी ये ब्रिटिश रूल ला रहे थे, इन सब के ऊपर अगर इनके ऊपर कोई हुकूमत करती थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। लॉर्ड कर्जन को जब भारत लाया गया कि वो ब्रिटिश हुकूमत को और मजबूत करे। मतलब भाई जाहिर सी बात है, ये लोग इंग्लैंड से बड़े बड़े अफसरों को भेजते थे कि तुम ऐसी पॉलिसी बनाना, तुम इंग्लैंड वालों को यानी अंग्रेजों को और मजबूती देना। लेकिन जब ब्रिटिश शासकों को लगा कि लॉर्ड कर्जन अपनी ही मनमानी करने लगा तो उसे अपने पद से हटा दिया गया। पर पहले तो ये काम ठीक कर रहा था कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन यार अब ये क्या करने लगा कि मैं जिस आदमी को कहूं उसको अपॉइंट करो, ये करो, बंगाल का विभाजन करो, ये करो। ये तो यार बड़े अफसरों की बात ही नहीं सुनना, तो इसलिए इसी को पद से हटा दिया गया। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक लाइक कर देना चिल्ड्रन। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया है? अब चिल्ड्रन इस चीज को हम इमेजेस से समझेंगे। सबसे पहले एक्चुअली रूल क्या बना दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ अखबार में, मैगजीन में, पैम्फलेट में ना लिख सकता ना बोल सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब जो हमारी कहानी के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, अगर वो अपने नाम से छाप देते इस पाठ को तो जाहिर सी बात है उनको जेल में बंद कर दिया जाता। तो उन्होंने क्या किया कि अपना नाम दिया ही नहीं कहीं पे, एक काल्पनिक पात्र, इमेजिनरी पात्र उठा लिया, शिव शंभू। ठीक है, और मतलब उन्होंने अपना नाम सामने ही नहीं लाया और उन्होंने दिखाया कि शिव शंभू एक ऐसा आदमी है जो दिन भर सरकार को गाली देता रहता है और दिन भर पड़ा रहता है, शराब पीता रहता है, नशे में रहता है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया था कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ बोल या लिख नहीं सकता था। अगर आप लिखोगे या बोलोगे उनके खिलाफ तो जेल में बंद कर दें। इसलिए लेखक ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए काल्पनिक नाम शिव शंभू का प्रयोग किया, जो कि हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है कर्जन के संदर्भ में आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में बताइए। तो हमारे लेखक क्या बात कर रहे हैं कि भारत पे बड़े बड़े तानाशाह आए जिन्होंने बहुत गलत काम किए। ठीक है, एक राजा आया था नादिर शाह, लेकिन तुम तो यार उससे भी बड़े निकले, क्रूर निकले। नादिर शाह ने अपनी मतलब पता नहीं किस बात के लिए दिल्ली में कत्लेआम करवा दिया। बहुत सारी मौत हुई, बहुत हजारों लोग मारे गए। लेकिन जब उससे भी रिक्वेस्ट करी गई तो उसने भी वो काम रोक दिया। लेकिन एक तुम हो लॉर्ड कर्जन, तुमसे 8 करोड़ लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि भाई किसका, बंगाल का विभाजन मत करवा, लेकिन तुमने किसी की एक नहीं मानी। तो आंसर देखो, कर्जन के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सही है। तो वो हमसे पूछ रहा है क्या ये बात आपको सही लगती है? हाँ भाई बिल्कुल सही है। क्यों? देखो, नादिर शाह क्रूर शासक था, जरा सी बात पर उसने दिल्ली में कत्लेआम करवा दिया। ठीक है, नादिर शाह ने जब भारत पे आक्रमण किया, परंतु आसिफ जाह ने कत्लेआम रोकने की प्रार्थना की तो उसे तुरंत रोक दिया गया। मतलब जो इतना बड़ा तानाशाह था, जिसने इतना बड़ा कत्लेआम करवाया,
जब उससे रिक्वेस्ट करी गई तो उसने भी वो कत्लेआम, वो जो मैसेकर था जिसमें लोग मर रहे थे, वो रुकवा दिया। एक करजन था, करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 8 करोड़ भारतीयों ने बार बार विनती की, परंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो इसका मतलब तुम इससे भी ज्यादा, नादिर शाह से भी ज्यादा क्रूर थे तुम। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी से कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन पर चर्चा। चिल्ड्रन, कोई भी राजा है, क्या उसको अपनी प्रजा के हिसाब से नहीं चलना चाहिए? क्या उसको अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या उसको ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी जो प्रजा है, हमारे जो लोग हैं, कहीं दुखी तो नहीं? या उसको अपनी अपनी चलानी चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा? शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या प्रबंध। यह प्रबंध जनता के हितों के अनुसार होना चाहिए। मतलब अगर आप राजा बने हो तो जनता की हित देखो, किसमें जनता की भलाई है। कोई भी शासक अपनी इच्छा से शासन नहीं कर सकता। जिद्दी शासक के कारण जनता दुखी रहती है और उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है।